स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला में, जहां चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जीके क्विज सीरीज। जो आपके आगामी एसएससी, रेलवे या फिर आप चाहे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। यहां हम 10 मिनट से 15 मिनट में 50 प्लस प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी का पूछा प्रश्न है। तो देखिए, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो पूर्वी भाग में कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, नागालैंड का एरिया है, तो वहाँ पे म्यांमार का जो एरिया है, भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है, वहाँ पे पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ के बारे में आप जानते होंगे, जिससे मेघालय घिरा हुआ है। तो जैसे ये पहाड़ियाँ समाप्त होती हैं, वहीं से पटकाई बम पहाड़ियों की शुरुआत होती है। आपने याद रखना है। किसने किताब उल हिंद लिखी, जिसने 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का तीक्ष्ण वर्णन किया है? तो किसने लिखी? काफ़ी आसान प्रश्न है। अलबरूनी जिन्हें किताब उल हिंद लिखी, और ये भारत मोरक्को से आता है। 11वीं सदी में लिखी थी अलबरूनी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलबरूनी कई बार पूछा गया है। नृत्य और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में कौन सही है? देखिए, देखना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो है यक्षगान कर्नाटक का है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ये ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। कलारीपट्टू जो है कर्नाटक का नहीं है। कलारीपट्टू कहाँ का है ये भी पूछा जाता है, तो केरल का है। और ये क्या है? ये एक मार्शल आर्ट है कलारीपट्टू, ये कोई नाच गान नहीं है। सत्रिया की बात करें तो ये मणिपुर का नहीं है। सत्रिया जो है असम का नृत्य है, और ये भी पूछा गया था, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। सत्रिया कहाँ का है? असम का नृत्य है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछा जा रहा है, आपने ध्यान देना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशन का जो था, इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि 2015 में जो है ना, एजेंडा एजेंडा 2030 बनाया गया था। इसमें क्या करना था? टोटल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो आपने ये भी याद रखना कि कितने लक्ष्य थे? 17 लक्ष्य थे। कब तक? 2030 तक, 15 साल में, यानी 2015 से 2030 में। इसमें जो सबसे पहला लक्ष्य था वो क्या था? कि गरीबी उन्मूलन था, यानी कि ये सही है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या था? जीरो हंगर, यानी कि हंगर को मिटाना था, भूख खत्म करना। और यहाँ देखिए क्या लिखा है? SDG। SDG का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इसी को हिंदी में कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, गरीबी हो गया, जीरो हंगर हो गया। उसका तीसरा लक्ष्य क्या था? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं था। ये जो है गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इसके जगह पे था हेल्थ, यानी स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य हो जाएगा SDG 3। तो ये आपको याद रखना है, SDG 3 में क्या था? स्वास्थ्य था। और शिक्षा कहाँ था? ये पूछा जाता है कि SDG में शिक्षा कौन सा लक्ष्य है? तो ये चौथा। पहले स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो आप पढ़ पाओगे। तो पहले स्वास्थ्य फिर शिक्षा, कहीं लिखा भी रहता है स्वास्थ्य शिक्षा। तो पहले स्वास्थ्य हो गया थर्ड, और चौथा हो गया शिक्षा। आपने अच्छे से याद रखना, कई बार का पूछा गया है, यूनाइटेड नेशन से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस किसके कारण होता है? पूछ रहा है। तो इससे क्या होता है? इससे चिकन पॉक्स छोटी माता होता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाता है, तो वो किस कारण से होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे और एसएससी में कई बार पूछा गया है, अनुसूची से बार बार पूछा जाता है। तो पूछ रहा है कौन सा गलत है अनुसूची में, तो हमें खोजना है गलत कौन सा है। तो देखिए, पहला है, पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी संघ और राज्य, बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन। देखिए, तीसरी अनुसूची में क्या बोल रहा है? शपथ ग्रहण। तो तीसरी अनुसूची सूची में शपथ ग्रहण है, बिल्कुल सही। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा का सीट आवंटन है, बिल्कुल सही। और ये दूसरी अनुसूची वाला जो है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपके लिए सही आंसर है। तो दूसरी अनुसूची में पूछा जाए कि है क्या, तो इसमें जो है पेमेंट के बारे में क्या है, यानी वेतन और भत्ते के बारे में लिखा गया, वेतन और भत्ता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, उसे संचित निधि से वेतन भत्ता मिलता है, वेतन मिलता है। और बाकी सबको वेतन दिया जाता है। तो यही इसमें वर्णन है। दूसरी अनुसूची में भाषाएं इसमें नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको सारा का सारा याद रखना। पहली अनुसूची में क्या है? केंद्र राज्य है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन है। तीसरी में शपथ ग्रहण, और चौथी में राज्यसभा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। राज्यों के बीच सीट आवंटन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। नदी का ज्वारीय मुहाना, जहाँ ताज़ा खारा पानी मिलता है, उसे क्या कहते हैं? ये पूछा जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ज्वार नदमुख, यानी एस्चुरी। तो एस्चुरी पूछ ले, ज्वार नदमुख पूछ ले, तो यही हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वार नदमुख किसका एग्जाम्पल है? तो ये इकोटोन का एग्जाम्पल है, इकोटोन। क्योंकि यहाँ पे खारा पानी भी मिलता है और ताज़ा पानी भी मिलता है, तो दोनों तरह के जीव यहाँ पे आराम से, पेड़ पौधों नहीं बोलेंगे, छोटे जलीय जीव जो हैं वो आराम से पनप पाते हैं। इसे इकोटोन बोला जाता है। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? ये पूछा जा रहा है। कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। किसके? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। इसके अलावा अशफाक उल्ला खान का नाम आपने सुना होगा, तो वो भी इसके संस्थापक में से एक थे। सचिंद्रनाथ थे बख्शी, सचिंद्रनाथ सान्याल थे, वो भी इसके संस्थापक में से एक से। हालांकि पूछा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के ही बारे में।
आंध्र केसरी देखिए किसे जाना जाता है, आंध्र केसरी। और अभी देखिए ये एनटीपीसी में भी पूछा गया प्रश्न था, और अपना एसएससी तो खैर पूछी ही है, 2022 का पूछा गया प्रश्न है। और देखिए ये भी आप देखिएगा कि जो एसएससी में होता है वो एनटीपीसी में आपने देखने मिल जाएगा, लेकिन इतने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने धीरे धीरे इसे याद रखने की कोशिश करनी है। तो देखिए कौन है इसके बारे में पूछ रहा है, तो आपका आंध्र केसरी के बारे में तो कौन है, टी प्रकाशम है, टी प्रकाशम। और आंध्र केसरी का मतलब क्या होता है, आंध्र प्रदेश का शेर, लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये कौन थे, ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी है ना उसके सीएम यानी चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं, आंध्र केसरी बोला जाता था टी प्रकाशम को। कौन सी मार्शल शैली पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों में प्रचलित है, तो कौन सी है, वो है लाठी। लाठी कहाँ है, पंजाब और पश्चिम में। कलारीपट्टू मैंने बताया था केरल में है, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। पंजाब और पश्चिम बंगाल में लाठी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है कि केवीआईसी यानी खादी और ग्रामोद्योग में स्थापित किया गया था, तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग स्थापित किया गया था, ये पूछ रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि ये दूसरी पंचवर्षीय योजना कब, 1957 1957 में। 1955 तक चलती है पहली पंचवर्षीय योजना, और फिर सेकंड पंचवर्षीय योजना यानी 1957 में इसे स्थापित किया गया था। क्यों स्थापित किया गया था, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना की जाती है। कब की जाती है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में की जाती है। बनास नदी किसकी सहायक है, तो ये चंबल की है। बनास किसकी हो जाएगी, चंबल की। कहाँ बहती है, तो ये भी आपने याद रखना, राजस्थान में ज़्यादातर और पश्चिमी भारत के भाग में बहती है। कौन सी, बनास नदी, चंबल की सहायक नदी है। अच्छा आपने कोशिश करना है कि आपको सारा का सारा जो ये प्रश्न है ये अभी के अभी याद हो जाए, इसलिए मैं प्रश्न और आंसर बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आपने ध्यान से सुनना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, और जब आप कभी फिर से ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा एग्जाम तक के लिए। मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता था, तो पहला संस्थापक कौन था, आप सभी जानते होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे पहले संस्थापक। और दूसरा संस्थापक कौन पूछा जाएगा कि कौन है, तो याद आपने रखना कि बालाजी विश्वनाथ जो है दूसरे संस्थापक हैं। एनटीपीसी का ये पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न में काफ़ी स्टूडेंट ने गलत किया था, मेरे भी स्टूडेंट ने इसमें गलत किया था। कोई बाजीराव वन करके आया था, कोई बालाजी बाजीराव करके आया था, लेकिन होगा कौन, बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुगलों को रोक के रखा था, ज़्यादा फैलने नहीं दिया था अपनी। क्या है कि वेल्ड डाउन पंपास ये सब क्या है, तो पूछा जा रहा सिंपल प्रश्न है, ये क्या है, घास के मैदान है, वेल डाउन और पंपास। देखिए और अलग अलग जगह पे पाया जाता है, जैसे डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसी तरह ये जो पंपास है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। यही आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा प्रश्न है, आपने याद रखना है। भारत ने किस वर्ष अंत्योदय योजना की शुरुआत की थी, अंत्योदय योजना हमेशा पूछा जाता है 2000 में की थी। और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से की थी शुरुआत, तो राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। अंत्योदय योजना के अंतर्गत एक कार्ड दिया जाता था, और उस कार्ड के अंतर्गत आपने राशन मिलता था कम दामों पे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अभी मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन का सारा लक्ष्य आपने देखा था, और इसी से एक और प्रश्न है जो पूछा गया था, तो कौन सा पूछ रहा है कि सही है, तो देखिए जलवायु कार्रवाई जो है लक्ष्य 13 के अंदर थे, सही पूछा गया है, गलत नहीं। तो जलवायु कार्रवाई कौन सा है, लक्ष्य 13 के अंदर है, आपने याद रखना है, यूनाइटेड नेशन के जो था सस्टेनेबल गोल इंडेक्स में। 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, पूछा जा रहा है, तो किसकी है, लक्षद्वीप की है। यहाँ पे क्या है, जनसंख्या सबसे कम है, और कितनी है, लगभग लगभग 64,000 के आसपास है, 64,473 है, मात्र इतना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, अभी बढ़ के लगभग 1 लाख हो गई होगी, लेकिन उस समय 64,000 के आसपास थी। अच्छा जो भी प्रश्न मैं ले रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। साथ ही मैंने जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ प्रश्न के साथ, तो वो कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो वो भी आपने अच्छे से समझ लेना है। सांगकेन का त्यौहार है, किसका त्यौहार है, ये पूछा जा रहा है, तो ये बौद्ध का त्यौहार है। सांगकेन किसका त्यौहार है, बौद्ध का। अच्छा ये कब मनाया जाता है, ये आपने याद रखना, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, 14 से 16 अप्रैल तक। और 14 अप्रैल को बाकी देश में क्या मनाया जाता है, तो बैसाखी का नाम आपने सुना होगा। तो जब बैसाखी मनाया जाता है, बंगला में भी पहला बैसाख होता है, और आपके उत्तर प्रदेश के एरिया चाहे पंजाब हरियाणा में भी जो होता है, तो उसी समय जो है सांगकेन भी मनाया जाता है। अच्छा ये मनाया कहाँ जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो है अरुणाचल के एरिया में वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध मोनेस्ट्री है, वहाँ पे सांगकेन फेस्टिवल मनाया जाता है। देखिए 83 का वर्ल्ड कप आपने सभी को याद होगा, क्यों याद है, क्योंकि 83 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। कहाँ पे हुआ था, पहले आपने ये रखना है, तो ये आपका हुआ था वेल्स में। वेल्स कहाँ है, अभी हुआ था इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड के वेल्स में होता है 83 का वर्ल्ड कप। उसमें जो है 60 ओवर का मैच होता है, ये भी पूछा गया था एक बार, तो 60 ओवर का मैच होता है। सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, यूनिफॉर्म कैसा होता है, जैसे अभी आप देखें ब्लू है, वो नहीं था, पहले सफ़ेद यूनिफॉर्म रहता है, उस समय होता था। 60 ओवर का मैच होता है। अब भारत जीतता है, कौन जीतता है, भारत जीतता है, किसे हराता है, तो वेस्ट इंडीज़ को हराता है, वेस्ट इंडीज़ को हराता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा ये पूछ रहा है कि मैन ऑफ द मैच कौन थे, तो मोहिंदर अमरनाथ थे। देखिए कपिल देव पे आप क्लिक कर जाए, कपिल देव कौन थे, कप्तान थे। कपिल देव पे क्लिक नहीं करना है, कपिल देव गलत हो जाएगा, कपिल देव सिर्फ कप्तान थे।
मोहिंदर अमरनाथ जो थे वो मैन ऑफ द मैच थे। वर्ल्ड में होता है, 60 ओवर का होता है, सफ़ेद यूनिफॉर्म, भारत जीतता है, वेस्ट इंडीज़ को हराता है। देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछ रहा है कि उनकी पुस्तक जो है धन का निकासी, उसमें किसमें लिखा गया, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी लिखते हैं। और ये धन के निकासी के बारे में है। ये इंग्लैंड में जाके इन्होंने पढ़ाई भी करी थी और वहाँ पे उन्होंने देखा कि भारत से बहुत सारा पैसा जो लूट के अंग्रेज जो है इंग्लैंड में ले जा रहे हैं, इसलिए तो वो आज इतने अमीर बने हैं। भारत जैसे सोने की चिड़िया को लूटा गया। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी लिखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न इकोनॉमिक्स से उठ के आ रहा है जो है कि 2022 में वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी का अनुमान क्या था। सिंपल सा प्रश्न है, 8 to 8.5 बताया गया था 2022 में कि 2023 में जीडीपी इतना होगा। थोड़ा करंट का भी प्रश्न है। किस मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे, तो आपने बता दें कि अमरिंदर सिंह जो है पंजाब के सीएम बने थे, 15वें सीएम थे पंजाब के। तो इनके पिता जो थे पटियाला के महाराजा थे। कहाँ के थे, पटियाला के महाराजा थे अमरिंदर सिंह के पिता। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था, पूछा गया प्रश्न था। लुप्त प्राय एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जा सकते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर मिलते हैं। और ये कहाँ पे है, आपने सभी को पता होगा, गुजरात में है। ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुई। तो इसका क्रम पूछा जा रहा है, इसलिए मैं हमेशा क्रम बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी को ध्यान रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट से ही पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए सबसे पहले कौन सी घटना होती है, बंगाल का विभाजन, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी, 1905। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये 17 से 18 में, 1917 से 1917-18 के बीच का खेड़ा सत्याग्रह है। और साइमन कमीशन आपको पता होगा ये कब होता है, 1928 में होता है। इसका विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। बाद में लाला लाजपत राय को इसमें लाठी चार्ज भी होती है, चोट लगती है। दांडी मार्च के बारे में देखिए 1930 में होता है। दांडी मार्च कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं दांडी मार्च। अब मार्च में शुरू किया जाता है, अप्रैल में खत्म होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। नमक कानून इसके द्वारा तोड़ा दिया जाता है। तो ये सारा का सारा डेट आपने याद रखना है। पॉसिबल हो तो कहीं लिख लीजिए, क्योंकि सारा का सारा ही इंडिविजुअली भी पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 19D से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 19 में मूलतः जो है स्वतंत्रता के अधिकार यानी हमारे अधिकारों का वर्णन है। तो 19D में कौन सा है, इससे पहले आपने जानना है कि 19A में कौन सा है, ये भी आपको पूछना चाहिए। 19B में कौन सा है, 19C में क्या होगा, और उसके बाद 19D में तो खैर हम देखेंगे ही। 19D के बाद 19A में ई में क्या होगा, ये भी पूछा जाता है। 19G में भी पूछा जाता है, यहाँ तक के लिए पूछा जाता है। तो देखिए 19A में जो है वो उसमें क्या है कि बोलने की आज़ादी है, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता किसमें है, 19A में है। बी में सभा करने की आज़ादी है शांतिपूर्ण ढंग से। सी में क्या है, संघ या यूनियन बनाने की आज़ादी है। और 19 का डी जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, तो भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, कहाँ, 19 में, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब पूछिएगा 19 का ए में ई में क्या है, तो कहीं भी बसने के, आप कहीं भी जाके देखिए, हाल ही में मुंबई में जाके कई यूपी बिहार के लोग बसे थे, तो वो 19E के अंतर्गत वहाँ बस सकते हैं। और 19G में क्या है, व्यापार, आप कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हैं, किसी भी राज्य में भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं। तो ये सभी का सभी आपको कॉपी में लिखना है। 19A बोलना, सभा, संघ, बसना, व्यापार करना। और 19 का सी में क्या है, स्वतंत्र घूमने फिरने की आज़ादी जो है 19D के अंतर्गत है। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, अच्छा लग रहा है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ हैं, तो वह मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश किसके साथ, म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अभी म्यांमार काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि वहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजी भारत में आए थे। कर्क रेखा किस राज्य को छोड़कर सभी राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, जी हाँ, गुजरात से भी, मिजोरम से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। तो ये आपने राजस्थान से भी गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है, तो हरियाणा से नहीं गुजरती, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हरियाणा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं के चित्र और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं, तो अजंता की गुफा की मूर्तियां किससे संबंधित हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है, अजंता की गुफा आपने कई बार पढ़ा होगा, तो ये बौद्ध धर्म से है। कथाओं का वर्णन है चित्रों के माध्यम से। आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न, ठीक है, 2022 में किससे संबंधित था, मतलब इसमें विषय क्या था, तो था त्वरित दृष्टिकोण। यहाँ देखिए हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है। तो एजाइल जो था, एजाइल अप्रोच। अच्छा आप पूछिएगा एजाइल अप्रोच का मतलब क्या होता है, त्वरित का मतलब क्या होता है, तुरंत। फ्लेक्सिबल, एजाइल मतलब कोविड-19 जो हुआ था उस समय, तो उसके खिलाफ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें एक्शन लेना है, इसलिए ये अप्रोच को लिया गया था। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। पहला कथन देखिए क्या बोला है, लोकसभा में अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल सही है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसमें एक और ट्रिकी पॉइंट ये है कि दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता बुलाता कौन है, तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति का काम है सिर्फ बुला देना, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें ताकि सभी को क्वालिटी कंटेंट मिल पाए। और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे, बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा।
आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।